नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश और दुनिया में फैले हुए तमाम भारतवासियों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। श्री राम नवमी का दिन है। ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई पूरी दुनिया में, देश और दुनिया में फैले हुए भारतवंशियों के लिए, भारतवासियों के लिए। भगवान श्री राम का जन्मदिन रामनवमी बहुत महत्वपूर्ण है और एक अद्भुत घटनाक्रम भी हुआ। भगवान श्री राम के अयोध्या में बने भव्य मंदिर में आज एक विधि से भगवान का सूर्य तिलक भी किया गया। ये एक अद्भुत घटना है अपने आप में। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई खगोलीय घटना है, ऐसा नहीं है कि कोई आकाशीय घटना है, लेकिन ये एक अपने आप में एक अद्भुत घटना है। और ऐसी व्यवस्था की गई है कि जब सूर्य भगवान ऊपर आएंगे तो भगवान का तिलक करते हुए वो प्रस्थान करेंगे। तो ये अपने आप में एक अद्भुत और मनोरम दृश्य था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दृश्य को देखा और बारंबार प्रणाम किया, बारंबार नमस्कार किया भगवान को। तो आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का नवरात्र के बाद श्री राम नवमी का त्यौहार भी पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब जो मंथन है, आज इसी सूर्य तिलक से हम इस कार्यक्रम को जोड़ रहे हैं कि क्या सूर्य तिलक से राज तिलक तक, राज तिलक का मतलब इस वक्त चुनाव चल रहा है। देश में 11 राज्य, उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों की 120 लोकसभा सीटों के पहले चरण में जहां मतदान होना है, वहां आज शाम 5 बजे प्रचार बंद हो गया। 19 तारीख को उत्तर प्रदेश और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों समेत इस देश की 120 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और मतदाता, जो भाग्य विधाता है, वो तय करेगा कि किसका राज तिलक 4 जून को होगा। अब अलग अलग तरीके से चीजें की गई। पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन तक राजनीतिक दलों ने एक तरीके से बिल्कुल प्रचार का बवंडर बनाकर रखा। रैलियां, सभाएं, तीखे बाण। तो पहला चरण का जब प्रचार खत्म हुआ तो नट सेल में ये समझ में आया कि एक तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को केंद्र बिंदु में रख रही है। भ्रष्टाचार है क्या? एक प्रकार की बेईमानी है, अपराध है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जाता है और ताकि एक खास किस्म की कवायद की जाती है जिससे कि एक व्यक्ति विशेष को इसका लाभ हो सके, ऐसे अधिकार दिए जाते हैं। अवैध लाभ या शक्ति का दुरुपयोग किया जा सके, ये सब भ्रष्टाचार के दायरे में है। आप परेशान न हो, मंथन पर जो भ्रष्टाचार की परिभाषा हम नहीं बताएंगे, लेकिन वास्तव में आज भ्रष्टाचार राजनीति में, जो हमने कहा कि ये जो चुनावी युद्ध है, महाभारत है, उसमें जो जिस प्रचार की बात, अभियान की बात हम कर रहे हैं, उसमें ये दोनों दलों का या दोनों गठबंधनों के केंद्र बिंदु में भ्रष्टाचार है। ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे बात का अर्थ का अनर्थ न लगाया जाए। मेरा निवेदन है, दोनों गठबंधनों के भाषणों या प्रचार का जो केंद्र बिंदु है, नैरेटिव सेट करने का मसला है, वो भ्रष्टाचार ही है। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, इन बिंदुओं पर भी विपक्ष, इंडिया वाला गठबंधन फोकस कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। 2014 में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हथियार उठाकर इस जनता ने चलाया और नरेंद्र मोदी को सर माथे पर बैठाया। 10 साल बाद भी क्या भ्रष्टाचार अभी मुद्दा है? क्या किसी एक सरकार के लिए 10 साल काफी नहीं होते भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए? ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब पलटकर जिस चुनावी पिच पर जिस भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर 2014 में
एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए यानी कांग्रेस वाले गठबंधन से सत्ता छीनी थी, आज वही गठबंधन नाम बदल गया है, इंडिया वाला गठबंधन हो गया है, लेकिन वो अब भ्रष्टाचार की पिच पर नरेंद्र मोदी को घेर रहा है। और बार बार नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, पापाचारी हैं, ये जनता का पैसा खा जाते हैं। बार बार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश 2014 से अब तक हो भी रही है और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई, बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब फकीर ही हैं, तो सारे लोग फकीर नहीं होते, फकीर कुछ ही होते हैं। तो भ्रष्टाचार अपने आप में एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन जो सूर्य तिलक से राज तिलक की हम बात कर रहे हैं, राम मंदिर भी बीजेपी उसको केंद्र बिंदु में रख रही है, बार बार कह रही है, और बार बार प्रधानमंत्री इस बात को कहते रहे हैं कि ये विपक्ष के नेता सनातन विरोधी हैं, ये भगवान का दर्शन करने नहीं गए अयोध्या। और आज खास तौर पर उन्होंने इस बात को दोहराया और प्रधानमंत्री के वे चित्र, वे विजुअल सूर्य तिलक के दौरान वो अपने गैजेट्स में देखते रहे, किस तरीके से ऑनलाइन देखते रहे किस तरह से सूर्य तिलक हो रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हमारे सहयोगी लेकर आ गए। ये अद्भुत क्षण, अद्भुत घटना, और प्रधानमंत्री किस तरीके से आस्था से वो इस पूरे घटनाक्रम को अपने आईपैड पर देख रहे हैं, आरती को देख रहे हैं। अद्भुत घटना। श्रद्धा हो सकती है, श्रद्धा जब तक वो सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर उसका बार बार प्रदर्शन न किया जाए, तब तक वो श्रद्धा के ही दायरे में रहती है। लेकिन जब वो श्रद्धा सार्वजनिक जीवन के किसी व्यक्ति द्वारा बार बार, अगर वो कहीं फोटो के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से बार बार मीडिया द्वारा बार बार जनमानस के मानस पटल पर यह बैठाने की कोशिश की जाती है, तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राहुल गांधी मंदिर में दर्शन करने टीका लगाए जाएं और चाहे अन्य लोग, तो ये माना जाता है कि आरोप लगते हैं इसमें कि भाई ये एक सियासी ताना बाना है। हो सकता है उस व्यक्ति की बड़ी अगाध श्रद्धा हो, लेकिन कम से कम इस तरीके की बातें होती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी बार बार ये कह रही 400 पार, और उत्तर प्रदेश में आज दो लड़कों की जोड़ी जब मैदान में निकली, अखिलेश और राहुल, तो उन्होंने कह दिया कि अभी तक तो 180 आ रहे थे, अब 150 मुश्किल है। ये अजीब तरीके का वार पलटवार है। लेकिन हमारा सवाल यही है कि भ्रष्टाचार या सियासी हथियार। हम हैं, इसका मिशन है भ्रष्टाचार हटाओ। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। पूरा देश कह रहा है अब की बार, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। आज पूरे मीडिया में शाम तक हम देखते रहे, इसी विषय पर मीडिया चर्चा कर रहा है कि सूर्य तिलक से राज तिलक। भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हुआ, तो ये बार बार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि इससे राज तिलक हो जाएगा मोदी का। बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा है। राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा है। लेकिन CSDS का जो सर्वे आया है उसमें इस मुद्दे पर वेटेज केवल 8% है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इससे 2-2, 3-3 गुना लोग इसे मुद्दा मान रहे हैं। सर्वे है, इसलिए इनको कहकर झुटलाया भी जा सकता है, और अगर जिसके फायदे का है उस पर वो अडिग भी रह सकता है। बातें बहुत सारी हैं। अब जरा भ्रष्टाचार पर वार पलटवार प्रधानमंत्री और राहुल गांधी का। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है, और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं,
लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर ही के रहेगा। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो डाउन हो रहे हैं, हम इंप्रूव कर रहे हैं, हमारा गठबंधन गेन कर रहा है। अभी तक 180 हम मान रहे थे, लेकिन अब तो 150 पे बीजेपी आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का जो अंतिम सत्र था उसमें ही हुंकार लगा चुके हैं अब की बार 400 पार, और पूरा देश कह रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 400 पार। बीजेपी का बच्चा बच्चा नेता नेता, बच्चा बच्चा मतलब एक एक नेता, ये कह रहा है 400 पार, बाकायदे टैगलाइन है 400 पार। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं 150। क्या जमीनी हकीकत है? क्या माहौल बदल रहा है? क्या बन रहा है? बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन भ्रष्टाचार को बार बार केंद्र बिंदु में जैसे बीजेपी लाती थी 2014 में, इस बार 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 विपक्ष और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया वाला गठबंधन बार बार विपक्ष इस बात को दोहरा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड और तमाम तरीके के अन्य मुद्दों को उठाकर जो भ्रष्टाचार की पिच पर बीजेपी को घेरने में कोई कसर छोड़ नहीं रहा है। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई एक समाचार एजेंसी को आपने इंटरव्यू बुलाकर क्यों दिया अगर आप निर्दोष हैं? सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं सबसे बड़ा स्कैम है। अखिलेश यादव भी भ्रष्टाचार पर कुछ बोले हैं। का बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरा सुन लिया जाए। आपका सपना मोदी का संकल्प है। मैं अगर भ्रष्टाचार पर आज कड़ा प्रहार कर रहा हूं तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है। भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं, आपके अधिकारों को लूटते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आपका बेटा या बेटी नौकरी के लिए योग्य है लेकिन भ्रष्टाचार करके किसी और को नौकरी दे दी जाए तो आपके बेटे बेटी का भविष्य क्या होगा? और इसलिए मैं आपके बेटे बेटी के भविष्य को बचाने के लिए इतनी गालियां खा रहा हूं, इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं।
और ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। मेरे देशवासियों, आपके सामने चित्र साफ है। हम हैं जिसका मिशन है भ्रष्टाचार हटाओ, और वो है उनका कमीशन कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ। भ्रष्टाचार का बैंड कौन बजा रहा है? इस चुनावी प्रचार युद्ध में सब बड़ा गड्ढमड लग रहा है। 2014 में साफ तौर पर बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, वो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन पर चिपक गया, और इस देश की जनता ने माना कि नहीं, ये भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार किया होगा इन्होंने, और एक छत्र मोदी को उन्होंने राजपाट सौंप दिया। लेकिन 10 साल बाद क्या भ्रष्टाचार अभी भी बीजेपी अपर हैंड है इस मुद्दे पर? और जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर बीजेपी कांग्रेस को घेरती थी, क्या वो नहीं घिर गई है? विपक्ष उन्हें घिर रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर चाहे तमाम मुद्दों पर। और जो पहले चरण का चुनाव 19 तारीख को होगा, आज प्रचार बंद हो गया 120 सीटों पर, उनमें क्या भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा? राम मंदिर जैसे आज एक नैरेटिव देखने को मिला मुख्य धारा के मीडिया में कि सूर्य तिलक से राज तिलक, क्या ये नैरेटिव सेट है? इसका नीचे तक बहुत असर है। मोदी की विकास योजनाएं, 5 किलो अनाज, बहुत गेम चेंजर अब तक साबित हुई है। आगे क्या स्थिति, क्या परिस्थिति होगी? लेकिन भ्रष्टाचार 14 से 24 तक मुद्दा है, क्योंकि इस पर बार बार चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री हर रैली में वो कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, वो आपके लोगों की नौकरी छीन लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत शर्मा जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आलोक भदौरिया, इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से कहने सुनने वाले वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक नवेद सिको भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। नवेद भाई, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। चर्चा की शुरुआत खेमचंद शर्मा जी से ही। शर्मा जी, आपके पास मैं आ रहा हूं सीधे। 14 से 24, 10 साल का वक्त, ये काफी नहीं होता क्या भ्रष्टाचार मिटाने के लिए? ये तो अपने आप में काफी लंबा वक्त है कि भाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर 14 में आप चुनाव जीत कर 10 साल में वो कम से कम 60-70% तो मिट ही जाना चाहिए था। और अब उस वक्त जब आपने मुद्दा उठाया था तो विपक्ष के पास कोई भी हथियार था नहीं, उसने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए। लेकिन अब वो बहुत सारे हथियार बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड, बहुत सारे मुद्दे उठा रहा है विपक्ष। अब जब आप लोग पहले कहते थे तो लगता था जनता को, अभी भी हो सकता लगता हो, आप लोग ज़्यादा चीज़ों को समझते हो, लेकिन अब एक तरफा नैरेटिव नहीं है, एक तरफा आप जनता के बीच में ये नहीं कह सकते। अब आपको काउंटर अटैक भी मिल रहा है और लगातार विपक्ष घेर भी रहा है। तो क्या भ्रष्टाचार पहले चरण में अभी एक बड़ा मुद्दे के रूप में देखने को मिल रहा है? शर्मा जी। जय हिंद। आपके सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा दिन बहुत भव्य तरीके से, अलौकिक तरीके से अयोध्या में मनाया गया, पूरे देश में मनाया गया, पूरे देश में मनाया जा रहा है। हर जगह संकीर्तन हो रहे हैं, शोभा यात्रा निकल रही है, भगवान राम के नाम पे बहुत ज्यादा उत्सव मनाए जा रहे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। और आज का बहुत शुभ दिन है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात करूंगा, नेगेटिव बात कोशिश करूंगा कि कम से कम करूं। देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 साल में बहुत कुछ किया है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और विकास करने के लिए भी। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार में आप देखेंगे जो रिकवरी ईडी के तहत हुई, वो लाखों करोड़ की रिकवरी हुई है। उससे पहले जो रिकवरी होती थी वो ना के बराबर रिकवरी होती थी।
आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लाखों फेक कंपनीज को बंद कराया, जो पता ही नहीं चलता था कहाँ से बनी, किसने बनाई, क्या ट्रांजेक्शन कर रही है, कैसे ट्रांजेक्शन कर रही है, कहाँ से ट्रांजेक्शन कर रही है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कार्रवाई करते हुए जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल में डाला, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का बड़ा कदावर नेता हो। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो अपने आप को डॉन कहते थे, अपने आप को कदावर नेता कहते थे और उनके नाम का रसूख पूरे प्रदेश में चलता था, ऐसे नेताओं को नाप दिया और उनको जेल दिखाई और वहां से रिकवरी हुई और उनकी जो धन संपत्ति है उसको गरीबों में बांटा। ये उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने करके दिखाया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सरकारी कामकाज में, सरकारी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार होता था उसको मिनिमम कर दिया और हम लगातार काम कर रहे हैं कि उसको हम 100% खत्म कर दें। 52 करोड़ जब जनधन अकाउंट खोले तो उससे हमें बहुत बड़ी मदद मिली, एक सिस्टम को बहुत मदद मिली। अब सीधा सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर होता है कैश डीबीटी के माध्यम से, तो डीबीटी के माध्यम से जब पैसा जाता है तो बीच में जो ऑफिसर्स या बीच में जो पॉलिटिशियन पैसा खाते थे, कमीशन लेते थे या फिर किकबैक मांगते थे, अब वो खत्म हो गया है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पीएम किसान की योजना का जो पैसा है, एक बार डेटा आ गया, सीधा सीधा एक क्लिक करते हैं और पूरा पैसा सीधा सीधा पीएम किसान के माध्यम से अकाउंट में चला जाता है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो 6,000 की जगह से 600 रुपए भी किसान को नहीं पहुंचते, आज 6,000 का 6,000 रुपए किसान को पहुंचता है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो लोगों को दिख रही हैं, लोगों को समझ में आ रही हैं और अब हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी जॉब में जो फूड क्लास पर्टिकुलरली जॉब होती है वहां पे इंटरव्यू को खत्म कर दिया, क्योंकि इंटरव्यू में ही भ्रष्टाचार होने की संभावना होती थी या फिर वहां पे फिक्सिंग होती थी। तो एक सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट है यहाँ पे, तो टेस्ट के आधार पे या फिर जो मार्क्स है उनकी जो रैंकिंग है, ट्रांसपेरेंट और एक लॉजिकल सिस्टम बनाया और उसके तहत वहां पे वैकेंसी निकल रही है। जहाँ जॉब निकल रही है खेमचंद शर्मा का नेटवर्क कुछ गड़बड़ा रहा है। ठीक है, बहुत सारी बातें खेमचंद शर्मा ने कही। मैं आलोक जी की तरफ रुख करता हूं। आलोक जी आपकी तरफ आ रहा हूं। आपको हाँ बोलिए शर्मा जी, बोलिए, कंप्लीट करिए, आपकी आवाज बाधित है, बोलिए। नहीं, अभी आवाज ठीक है? हाँ बोलिए बोलिए। तो दुर्गेश भाई, हम लोगों ने विकास के मुद्दे में दो चार, अगर आप मेरे को दो मिनट दें तो हम लोगों ने क्या किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि मैंने दे दिया। बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी रखिए, बोलिए। देखिए, 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक गरीब के बेटे हैं और गरीबी वो समझते हैं और ये जानते हैं कि जिनके पास घर नहीं होता उनका दुख कितना बड़ा होता है। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने 10 साल में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए और लगातार हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति को घर मिले, उसकी योजना और रोडमैप आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बनाया हुआ और ये घरों का मालिकाना हक बहनों को दिया और बहन लखपति बनी है और उनको एम्पावर करने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। हम सब जानते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश या बहुत सारे हमारे इवन तेलंगाना, आंध्रा, ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पे पीने के पानी के लिए, बेसिक यूज पानी के लिए 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर हमारी माता बहनों को जाना पड़ता था और दिन का 4 से 5 घंटा सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए निकल जाता था। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो 65 साल में इज्जत घर मतलब टॉयलेट बनाने का काम, बेसिक काम जो कंपलसरी होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, वो 12 करोड़ हर घर में टॉयलेट बनाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, जो सब लोग देख रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को लगातार 6,000 रुपए की ट्रांजेक्शन दी और वो लगातार दी जा रही है। 2,80,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा ऑलरेडी डिस्पर्स हो चुका है किसानों को। इसके साथ साथ बीमा, फसल बीमा की योजना दी गई। अगर कोई प्राकृतिक समस्या होती है और ओले पड़ते हैं, बारिश होती है, सूखा पड़ जाती है, तो पूरा कंपनसेशन बीमा कंपनी के माध्यम से मिलेगा, जिसमें सरकार की रिबेट होती है। 10 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने एलपीजी कनेक्शन दिए। पहले हम सब जानते हैं, आप तो सीनियर पत्रकार हैं, आपने देखा, आपने रिपोर्ट भी किया, किस तरीके से एमएलए एमपी के पास लोग हाथ जोड़ के जाते थे कि भाई हमें गैस कनेक्शन दिला दो। इवन दिल्ली में जो बाहर की लेबर आती थी, एमएलए एमपी के पास जाती थी, यहाँ पे कांग्रेस के एमएलए एमपी उनको धक्का देके, गाली देके भगा दिया करते थे। तो वो हाल था। हम लोगों ने कंपनियों को लोगों तक पहुंचाया, लोगों को सिलेंडर भी दिया और होली दिवाली हम फ्री में सिलेंडर भी दे रहे हैं। ठीक है। 37 करोड़ बेनिफिशियरी आयुष्मान भारत योजना के तहत उनके कार्ड बने हैं और उसमें से लगभग 6.5 से 7 करोड़ लोगों ने हॉस्पिटलाइजेशन। बहुत सारी बातें आपने, बहुत सारी भी लिस्ट बहुत लंबी है, कितना भी कहा जाए कम है। ये हमने मान लिया, क्योंकि ये पूरा देश ही मान रहा, जैसा आप कह रहे हैं। चूंकि पहला चरण का प्रचार आज बंद हो गया, 120 सीटों पर चुनाव होना है, 19 तारीख को 11 राज्य हैं। बार बार
एक तरफा पहले 2014 में एक तरफा ये था कि भाई भ्रष्टाचार पर वार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब काउंटर मिलने लगा। आलोक भदौरिया जी, पहले चरण का चुनाव अब किस तरह देख रहे हैं? भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है क्या? और बीजेपी को क्या काउंटर अटैक मिल रहा है क्या? क्या उतना जो बीजेपी मोदी जो हथियार चला रहे हैं, विपक्ष को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, क्या वो उतना कारगर होगा क्या जमीन में? आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। जी भ्रष्टाचार काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब सरकार पहली बार 2014 में सत्ता में आई थी, तो जो पहली मीटिंग हुई थी, तो उसमें ब्लैक मनी के खिलाफ में टास्क फोर्स बनाई गई थी। क्या कोई बता सकता है कि वो टास्क फोर्स की दूसरी मीटिंग कब हुई, तीसरी मीटिंग कब हुई कि नहीं हुई? तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को जरूर बताना चाहिए कि पहली बार जो टास्क फोर्स बनाने की बात हुई थी, उसकी दूसरी मीटिंग क्यों नहीं हुई? कब करेंगे? अगर 10 साल में नहीं करें तो क्या 2047 में करेंगे? पहला तो भ्रष्टाचार का तो एक काफी बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा इन्होंने बनाया। इन्होंने अजीत पवार के लिए एक हफ्ते पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी कुछ बोला था, एक हफ्ते पहले ही बोला था, ज्यादा पहले नहीं बोला था, और एक हफ्ते के बाद में ही वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं उसकी एक लिस्ट नहीं गिनाना चाहूंगा, सारे लोग हैं। मेरा मानना है भ्रष्टाचार को अगर आप मुद्दा मानते हैं, कार्रवाई कितनी हुई? सवाल तो ये है, क्या देश का सबसे बड़ा मुद्दा काला धन विदेश से आ रहा था, 15 लाख करोड़ रुपए सबके खाते में जा रहा था, बड़ा मुद्दा था, बिल्कुल मैं मानता हूं, इसमें छोटा मुद्दा नहीं था। लेकिन क्या आप बताएंगे कि आप स्विस बैंकों में कितना काला धन है? वो क्यों नहीं आ पाया? क्या किसी भी नेता को ये नहीं पता था कि एक दो देशों में जब संधियां होती हैं या जो भी समझौते होते हैं, तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं। आप इस तरीके की बयानबाजी नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने बयानबाजी की। चुनाव और नेता, अगर इन दोनों को एक तरफ रखेंगे तो दूसरी तरफ बयानबाजी तो आएगी, पल्ला तभी बराबर होता है। अगर बयान ना करे तो फिर नेता कैसे कहलाएगा? बात तो ये है। कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, मुझे तो इसमें थोड़ा सा शक है, क्योंकि सबसे पहले तो एक ऐसा ना कि जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली अपने तरफ भी आते हैं। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। एक नोशनल जीडीपी का लॉस 1,72,000 या 1,75,000 करोड़ रुपए हमारे जो कैग के जो तत्कालीन जो होते थे विनोद राय साहब, उन्होंने बताया था। कहां हुआ? अगर हुआ तो उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? एक बात बताइए, अगर 300 सीट लेने के बाद भी अगर कोई सरकार अगर 10 साल तक अगर कार्रवाई नहीं कर पाई, इतने बड़े घोटाले पर लेते हुए अगर कार्रवाई नहीं कर पाई, तो मैं तो आपको खुद ही फिर निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि ये बयानबाजी है या ये ठोस मतलब कोई एक दिखने की एक ललक है। दोनों ही चीजें। अब सवाल यह है कि आपका जैसे आप तत्कालीन में आ जाते हैं, अब जैसे दिल्ली में आप जाइए, दिल्ली में खूब सारे भ्रष्टाचार वाले सब बैनर होर्डिंग्स, बैनर तो अब लगते नहीं है, होर्डिंग्स खूब सारे लगे हुए हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमारी प्रोफेशनल जो एजेंसीज हैं वो कॉम्पिटेंट क्यों नहीं है? 1 साल तक चार्जशीट क्यों नहीं पेश कर पाती है? मुझे इसका बड़ा अफसोस है। तो इसमें इसको सुधारने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोई एक नया निर्देश देते, नई उनको ट्रेनिंग दिलवाते, नया कोई इंचार्ज लगा देते, वो सब तो उन्होंने किया नहीं। तो क्यों नहीं? तो इसलिए महत्वपूर्ण चीज ये है, नेता और बयानबाजी इसको आप नहीं कर सकते। और अगर भ्रष्टाचार अगर इंपॉर्टेंट है तो मेरा मानना यह है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी हमको बात जरूर करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर वो जिस तरीके का है तो उसमें बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि विपक्ष झूठ बोल रहा। हमने मेगा इंजीनियरिंग से एक इंटरव्यू दिया है आलोक जी, एक समाचार एजेंसी को प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया है और आज उस पर राहुल गांधी ने काउंटर अटैक भी किया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोग मुझे गालियां दे रहे हैं क्योंकि मैं कार्रवाई कर रहा हूं, जनता के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको मैं रोक रहा हूं, ये बात कह रहे हैं वो लोग। एक छोटा सा जवाब आलोक जी। सवाल ये है कि आप इतना बड़ा नैरेटिव कर रहे हैं तो एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, हमने मेगा इंजीनियरिंग से चंदा लिया लेकिन हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, ये देखिए कागज, ये नहीं दिया कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने बीफ कंपनी से नहीं लिया चंदा, ये लीजिए कागज, ये लीजिए। सामने कागज पटक देने चाहिए जैसे संसद में पकड़ पट के जाते 1 2 3 4, हमने नहीं लिया चंदा।
अबे इस मुद्दे पे तो करनी चाहिए भाई, विपक्ष झूठ बोल रहा है, मैं मानता हूं, उनके यकीन करता हूं, तो दो ही तो तरीके है ना। एक रिपोर्टर को एजेंसी को बिठाकर इंटरव्यू करने से बेहतर है कि 50 पत्रकारों को बुलाकर 10 साल में तो कर लेना चाहिए। अब तो कर लेना चाहिए भाई, साफ छवि का मामला है भाई। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है बयानबाजी और नेता और चुनाव, इन दोनों के एक ही पल्ले में मैं रखता हूं। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखता, अगर बहुत ज्यादा उम्मीद रखता तो मैं एक बात कह के आपकी बात खत्म करूंगा। मैं कहूंगा कि संकल्प पत्र जारी हुआ, 3 किसान कानून किसानों की भलाई के लिए लाए गए, तो कृपया इनमें से कोई भी बता दे संकल्प पत्र में वो 3 किसानों को 3 कानूनों के बारे में कोई जिक्र है क्या? क्यों नहीं जिक्र भाई? इतनी भलाई थी, तपस्या में कमी रह गई थी, और इतने साल भी हो गए हैं, तो भी वो किसानों को समझा नहीं पा रहे कि इतनी भलाई का हमारा काम था। तो ये तो देखिए नैरेटिव समझना पड़ेगा। और भाजपा को बिल्कुल बोलना चाहिए कि संकल्प पत्र में इतना बढ़िया था, तपस्या में कमी रह गई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। एक बात बताइए, ओरेटर कौन किसको बोलता है सबसे अच्छा है भारतीय राजनीति में 2024 में? सबसे बढ़िया ओरेटर कौन है? केवल एक आदमी का नाम आता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी खत्म करे, विपक्ष के सारे आरोपों को ठीक है, धराशायी कर देना चाहिए। ठीक है, हो सकता है वो आगे करें आलोक जी। अभी तो उन्होंने एक समाचार एजेंसी को, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई सब ये झूठ बोल रहे हैं, वो तो चुनाव सुधार कर रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री इस बात को बार बार रैलियों में कह रहे हैं कि भाई ये मोदी को गालियां दे रहे हैं, लेकिन ये मोदी की गारंटी है, छोड़ेंगे नहीं। सवाल, भ्रष्टाचार सियासी हथियार या वार पलटवार, और 400 पार या 150 पर सिमट जाएगा एनडीए। अलग अलग परसेप्शन एक दूसरे के प्रति। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा है, कुछ नए मेहमान जुड़े हैं। शैलेश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत। मनोज ध्यानी कोऑर्डिनेटर हैं एडीआर के और चुनाव विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सिंह भी एडीआर से जुड़े हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सभी का, बहुत आभार। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है 19 तारीख को। नवेद सिकों की तरफ रुख करते हैं। नवेद भाई, भ्रष्टाचार पर वार पलटवार तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकले जहां चुनाव है 19 तारीख को, तो वो कह रहे हैं कि भाई 400 पार नहीं, अब तो 150 के आसपास टिकने वाले हैं। तो क्या दोनों तरफ से परसेप्शन बनाने की कोशिशें चल रही हैं? और जैसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खबरें आ रही हैं कि ठीक है, भ्रष्टाचार एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, सियासी हथियार भी चला रहे हैं वो, लेकिन बहुत सारे स्थानीय मुद्दे, जाति, कुनबा, पंचायतें भी बहुत हो रही हैं। नवेद भाई, कि जो राहुल गांधी का दावा है और जो कयास है, वो कह रहे हैं कि 150 पे सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन। कम से कम 150 कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का की ताकत वो 150 में आंक रहे हैं। उनको कहने का हक है, भाजपा को भी कहने का हक है, लेकिन भाजपा तो कांग्रेस और उसके पूरे इंडिया गठबंधन को 50 में समेटे हुए। यानी अगर आप किसी का आकलन भी करें तो भाजपा ने इंडिया को 50 का आकलन यानी 400 पार वो खुद हासिल करेंगे तो लगभग 50 बचते हैं, यानी पूरा इंडिया गठबंधन 50। ये भाजपा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए कह रही है। राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया है, उन्होंने 150 कह दिया। ये भी तो देखिए उन्होंने 3 गुना बता दिया। तो इसमें भी कम से कम जो है वो राहुल गांधी अगर कह रहे थे तो राहुल गांधी को भी कहने में क्या जाता है, कहते थे 50 में सिमट जाएंगे। भाई आपको दूसरे तरीके से 50 में सिमटवा रही है ना भाजपा तो ये कह रही है 400 पार, यानी आप 40-50 में सिमट जाओगे। है, ये बात अलग हुई। और जो आपका सबसे बड़ा विषय आज की डिबेट का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि यही बहुत ही ताज्जुब, बड़े आश्चर्य का विषय है। हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे चुनाव देखे और चुनाव में जो ट्रेडिशनल मुद्दे होते हैं वो 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं जो हम लोगों ने अपने लाइफ में कम से कम 10-20 चुनाव देखे।
उसमें 3 मुद्दे, लोकसभा में तो खास तौर से 3 मुद्दे हमेशा होते रहे हैं। एक महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। ये हर चुनाव में, खासतौर से बड़े चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये 3 ट्रेडिशनल मुद्दे होते हैं। लेकिन ये चुनाव बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है। पहली बार मैं ऐसा चुनाव देख रहा हूं, बहुत साइलेंट है, बहुत सन्नाटा है। ये तो खैर अच्छी बात है, शोर शराबा, खर्चा, ये सब कम होना चाहिए है। लेकिन इसमें महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा बिल्कुल दबा है, कुचला हुआ है, जबकि ये समस्या देश की है। मैं मानता हूं कि महंगाई और बेरोजगारी हर दौर में, हर सरकार में रही है, लेकिन इस सच को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस 10 साल की जो सरकार, मोदी सरकार रही, इसमें महंगाई, बेरोजगारी का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा है। और अगर बढ़ा है तो ये मुद्दा होना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा जमीन पर नहीं है। और अगर आपके शब्दों पर जाएं तो बहुत बेहतरीन शब्द आपने इस्तेमाल किया है कि विपक्ष उसको चिपका नहीं पा रहा है, इस मुद्दे को चिपका नहीं पा रहा है। दूसरी सबसे अहम बात जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि हमेशा हर चुनाव में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा होता है। मैंने कहा ना, 3 मुद्दे होते हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का इल्जाम, आरोप हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी पर, यानी जो सरकार होती है, यानी जो पक्ष होता है, उसके ऊपर लगता है। सत्ता पक्ष के ऊपर विपक्ष लगाता है। यहां हर तरफ इस चुनावी मौसम में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। लेकिन कर कौन रहा है? केंद्र सरकार से जुड़े हुए तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, और पूरी कैंपेनिंग जो भाजपा की हो रही है वो भ्रष्टाचार ही हो रही है। यानी भ्रष्टाचार के घेरे में, भ्रष्टाचार के आरोपों में, भ्रष्टाचार के जाल में इस वक्त 10 साल की मोदी सरकार को फंसना चाहिए था। उल्हेना, आरोप, इल्जाम ही लगते, कुछ बताते। ऐसा नहीं है कि रामराज था, होंगे कई तमाम भ्रष्टाचार होगा, कुछ तो चुनावी चंदे का को लेकर थोड़ा उभरा भी है। इसके अलावा तमाम, देखिए भ्रष्टाचार होता नहीं है। हम इस वक्त बोल रहे हैं बैठे हुए ईमानदार इंसान होके। अगर आप मेरे अंदर जब खोजोगे, निकालोगे ना, कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो कुछ ना कुछ कमियां मेरे अंदर निकल आएंगी। और हो सकता है मेरे अंदर कुछ नकारात्मकता हो। जरूरत इस बात की होती है कि आप कैसे निकालते हो, कैसे मुझे जांचते हो, कैसे परखते हो, कैसे मेरी ट्रैकिंग करते हो, कैसे मेरी खोजबीन करते हो, कैसे मेरी फाइलें टटोलते हो, कैसे मेरा ITR देखते हो, कैसे मेरा एक बैंक अकाउंट को खंगालते हो, कैसे मेरी आमदनी जानते हो, कैसे हमारे रिश्तों को जानते हो। तो एक तो 10 साल की सरकार रही, लेकिन विपक्ष ने कितने भ्रष्टाचार के मुद्दों को निकाला। एक तो ये, मैं नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारी नहीं होगी 10 साल की सरकार, तमाम भ्रष्टाचार होंगे, हर सरकार में रहते हैं। ये रामराज नहीं, हो सकता है कम हो, लेकिन होंगे। वो विपक्ष निकाल नहीं पाया, और जो निकले हैं उसको चिपका नहीं पाया। चलिए ठीक है, विपक्ष का नकारापन कहेंगे, लेकिन ये यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। पूरी चुनाव कैंपेनिंग सत्ता रूढ़ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और उनके सबसे बड़े नेता, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। यानी जहां सत्ता को फंसना पड़ता है भ्रष्टाचार के ऊपर, वहां पहली बार विपक्ष को भ्रष्टाचार पे घेर लिया है। कम से कम जो गूंज रही हैं चुनावी प्रचार की आवाजें, उसमें तो ये लग रहा है कि विपक्ष भ्रष्टाचारी है। साहब 10 साल सरकार आपकी रही, आप इतिहास में क्यों जा रहे हो? चुनाव होता है, सरकार का जो कार्यकाल है उसकी समीक्षा होती है, उसका हिसाब किताब होता है, उसका जवाबदेही होती है, उसका इनाम होता है, उसकी सजा होती है। तो 10 साल, देखिए लोकसभा चुनाव है, यहां पर केंद्र की सरकार की बात हो रही है, और केंद्र की सरकार 10 साल नरेंद्र मोदी जी की रही है, भारतीय जनता पार्टी की रही है। इसमें भ्रष्टाचार क्या है? वो शोर बरपा नहीं है विपक्ष की तरफ से, शोर नहीं है, आवाजें हैं, लेकिन वो चिपक नहीं पा रहा है। और यहां उल्टी गंगा बह रही है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष भ्रष्टाचारी है, विपक्ष भ्रष्टाचारी है, विपक्ष चोर है, विपक्ष बेईमान है। नवीद भाई, विपक्षी नेता जेल भी तो जा रहे हैं, विपक्षी नेता जेल भी जा रहे हैं, ईडी में गिरफ्तार भी हो रहे हैं। तो अब कौन सा सबूत हम लोग चाहते हैं, कौन सा स्ट्रैपिंग चाहते हैं? तो लोग जा तो रहे जेल, राज्य की सरकार। लेकिन ये सिनेरियो जो है ये केंद्र की सरकार का है। सवाल इस बात का। दूसरी बात मैं बहुत कम समय में कह दूं कि देखिए, जो चुनावी, एक चीज को मानना पड़ेगा कि ये भी मैं पहली बार जीवन में देख रहा हूं कि जैसे कि होता नहीं था कि हमेशा कुछ अप डाउन होते थे किसी भी चुनाव में। एक चुनाव हुआ, फिर 5 साल के बाद दूसरा हुआ, या
2 साल के बाद दूसरा चुनाव हुआ, उसमें जनता शिफ्ट होती थी कि अब इनको जिताया, भाई हम नाराज हो गए, महंगाई थी नाराज हो गए, रोजगार नहीं मिला, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं था तो हम नाराज हो गए। लेकिन यहां पर 10 साल से देश की जनता का मूड एक जैसा है, यानी उसने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी है, तो वो तटस्थ हो गया है बार बार उसको वोट देने के लिए। और एक तबका ऐसा है उसने मान लिया है कि भाजपा खराब है, मोदी खराब है, उनकी सरकार खराब है, और वो अगर कुछ अच्छा भी दिखेगा तब भी कहेंगे भाजपा को हराना है। और जो भाजपाई हैं, जो तबका भाजपाई यानी देश का आधा लगभग तबका भाजपाई है, जो भाजपा पर आस्था रखता है, उसको कमियां भी अगर महसूस हो रही है कि साहब महंगाई तो हो गई है, दिक्कत है, आमदनी कम हो गई है, तब भी वो मन से आस्था से भाजपा से जुड़ा हुआ है। वो करेंगे तो करें, राष्ट्र के लिए 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे हम, राष्ट्र के लिए। राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा है। दूसरा उससे जुड़ा हुआ मुद्दा ये कि ऐसे में जब महंगाई बेरोजगारी होने के बाद भी जनता के दिलो दिमाग में जा नहीं पा रही है, तो विपक्ष को कम से कम ये मुद्दा उठाना चाहिए। तो मुझे एक पॉइंट खड़गे साहब का मुझे लग रहा है प्रभावशाली, अगर इसको ये जो संविधान खत्म हो जाएगा, ये एक मजबूत मुद्दा हो सकता था इस रूप में कि आज की तारीख में भाजपा का वोटर अपनी तरफ खींच के लाके उसको हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो दलित वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिताता है और उनका विश्वास जुड़ा हुआ है, उनको तोड़ने के लिए, उनको काटने के लिए, क्योंकि संविधान को दो लोग ज्यादा उसको अपनी ताकत समझते हैं, एक दलित एक मुसलमान। मुसलमान को लगता है कि कोई भी सरकार हो संविधान हमें बचा लेगा, हम कम संख्या में। दलितों को तो वो अपना संविधान को सब कुछ समझते हैं, संविधान हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वो वर्ग, अगर ये मुद्दा चिपक जाता और लगता दलित वर्ग को कि अगर ज्यादा मजबूत हमने कर दिया तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है और हमारे जो अधिकार है धीरे धीरे वो पुशअप हो जाएंगे, ये मुद्दा चिपक सकता था। लेकिन बहुत लास्ट टाइम में खड़गे साहब का 2-3 ये और जाति जनगणना, ये मुद्दे ऐसे अब तो एक स्वर में कह रहे हैं नमित भाई, अब तो सारे नेता एक स्वर में इस बात को कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। तो माला जप रहे हैं सुबह शाम उठ के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये मुद्दा ज्यादा प्रभावशाली है, और मुझे लगता है कि जमीन पे चिपक गया तो ये इससे कम से कम दलित जो एक जनाधार है भारतीय जनता पार्टी को, उसको अगर ये कतर लेता है विपक्ष और ये दिलो दिमाग में डाल देता है कि भाजपा की शक्ति जितनी तेजी से बढ़ रही है, और अगर और सचमुच 400 पार हो गए तो 400 पार करने का उद्देश्य यही है कि हम अपने हिसाब से संविधान को तय करेंगे, उसमें अमेंडमेंट करेंगे, उसमें बदलाव करेंगे, उसमें जोड़ेंगे, उसमें, और ये चीज जो है दलित समाज को कहीं ना कहीं खटक सकती है। वो जो भाजपा के साथ बैठे हुए हैं विश्वास के साथ, वो थोड़ा सा भी कतर जाते तो एक बड़ी शिकस्त हो सकती थी। लेकिन ये जमीन पे कितना उतरता है ये देखना है। ठीक बात है। शैलेश सिंह नवेश को कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा आप चिपका नहीं पाए। इसी तरीके से ये जो नैरेटिव आप लोगों ने गढ़ा कि संविधान खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री कई बार ये कह चुके भाई संविधान नहीं खत्म होगा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं। लेकिन उसके उलट कम से कम 1 दर्जन ऐसे प्रत्याशी हैं, भाजपा के सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं हाँ। तो एक अजब तरीके की कहानी चल रही है। लेकिन वास्तव में जो नैरेटिव, जिस जाल में आप लोगों को फंसाना चाहिए सरकार को, वो जाल में तो आप ही लोग फंसे हुए हैं। शैलेश, देखिए ऐसा है कि आज जो राहुल गांधी ने कहा कि ये 150 पार नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल सच है कि 150 तक से आंकड़ा 200 के बीच में ही लटक रहा है, क्योंकि जितना सीट गुजरात से आना था वो आ गया, जितना सीट राजस्थान से आना था वो भी मैक्सिमम सीट पर खड़े हैं, उत्तर प्रदेश भी मैक्सिमम सीट पे खड़े हैं, और बिहार में भी इनकी हालत बहुत पतली है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये तीनों राज्यों में हालत पतली है। साउथ में भी इनकी हालत पतली ही है। जिस तरह से इन्होंने साउथ में पिछले सरकार में सीट गेन किया था, वहां भी हालत इनकी पतली है। क्यों? तो आंध्र प्रदेश में मैं रोक रहा हूं आपको, मैं रोक रहा हूं। आंध्र प्रदेश में क्या इस बार इनका गठबंधन ज्यादा सीटें नहीं जीतेगा? जो नुकसान साउथ में होगा अकेले आंध्र प्रदेश नहीं पूरा करेगा क्या? ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं मैं। आंध्र प्रदेश में एक है जगह जहां पर इनकी सीटें पड़ रही है। उसके अलावा सभी राज्यों में जहां जहां इन्होंने पूर्व में गेन किया था, उन सभी राज्यों में इनका सीट गिर रहा है। फिर ये नैरेटिव सेट करने का जो इन्होंने कोशिश किया कि 400 पार, मतलब हम तो जीत ही रहे हैं, 400 पार का आंकड़ा लेके आ रहे हैं। ये 150 पार से
150 से 200 के बीच में ही अटक रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है, ये तय मान के चले। और हम लोग सरकार में आ रहे हैं, गठबंधन सरकार में आ अरे रही ये है। जवानी जमा कर से काम थोड़ी चलेगा। आपको तो 40 में निपटाए दे रहे हैं वो, कि आप 40 में आ रहे हैं। 400 बनाम 40 है। और आप पता नहीं कहां सपने अपने देख रहे हैं। राहुल गांधी को भी लग रहा है कोई सपना अपना आ गया आज रामनवमी के दिन। आज भगवान राम का दिन है और राम जी का तीर जो है इस बार भाजपा पे ही चलेगा। और आप लोग जुबानी तीर चलाते हो। भ्रष्टाचार का मुद्दा, शैलज, आप भ्रष्टाचार का मुद्दा आप जमीन पर उतार नहीं पाए। संविधान वाले आपने आवाज उठाई, वो मुद्दा आप जमीन पर उतार नहीं पाए। मोदी को आप घेर नहीं पाए। और आप कह रहे हो कि हम 150 में समेट देंगे, 200 में समेट देंगे, तो गजब है। लोगों में ये परसेप्शन तो बन ही गया है कि जितने भ्रष्टाचारी को वो पार्टी में शामिल कर लेते हैं भाजपा में, वो भ्रष्टाचारी खत्म हो जाते हैं। जैसे मुकुल राय हुए, हार्दिक पटेल हुए, प्रवीण ढरे हुए, येदुरप्पा जी हुए, नारायण राणे हुए, नहीं प्रफुल्ल पटेल है, हार्दिक बेचारा सीधा आदमी, उसको मत कहो। ये सारे भ्रष्टाचारी जिनको कि मोदी जी मन से खड़े होकर के यह कहते थे कि ये 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया है, आज अजीत पवार जाकर ठीक है ठीक है शैलेज, अब चूंकि समय की थोड़ी कमी है, मैं मनोज ध्यानी जी के पास जाता हूं। एडीआर से जुड़े मनोज ध्यानी, चुनाव विश्लेषक। मनोज जी, भ्रष्टाचार क्या जमीन पर कोई मुद्दा दिख रहा है? आप लोग तो लगातार घूम रहे हैं, देख रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार एक मुद्दा बन रहा चुनाव का? पहले चरण में अगर 120 सीटें देश की देखें तो क्या इसको जमीन पर उतरता देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे इस चुनाव में एक बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। और अकेले भ्रष्टाचार नहीं, बहुत सारे हैं। बेरोजगारी एक ऐसा विषय है जिस पर पब्लिक का मैं देख रहा हूं कि खासकर उत्तराखंड में, और मैं अगर आपको उत्तराखंड की बात बताऊं तो और उसमें अगर टिहरी लोकसभा की अगर उदाहरण दूं, यहाँ बहुत चर्चा की सीट बन रही है। यहाँ प्योर बेरोजगार संगठन का एक अध्यक्ष है, उसने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के दोनों प्रत्याशियों को पानी पिलाया हुआ है। तो मतलब इस तरह की स्थिति में नजर आ रही है। महंगाई एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर पब्लिक वोट करने जा रही है। जो पिछले 2019 का चुनाव देखें हम, तो वो पुलवामा के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया था, और उस चुनाव का जो असर था वो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा मिला था। लेकिन इस बार चुनाव में वास्तविक जमीनी मुद्दे बहुत ज्यादा हैं और धरातल पर हैं, और उस पर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। और मैं देख रहा हूं कि पब्लिक में एक साइलेंट है। मतलब अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पे अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो नेता जरूर बोल रहे हैं, प्रिंट मीडिया में छपता हुआ भी नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी 400 पार का आता है, लेकिन पब्लिक क्यों साइलेंट है? वो यूथ आगे क्यों नहीं आ रहा? जवाब नवेश सिकों ने दे दिया। ध्यानी जी, नवेश सिकों ने जवाब दे दिया कि देश के लोग मान चुके हैं कि मोदी ही विकल्प है। नवेश सिकों कह तो रहे इस बात को, जवाब मिल गया। उत्साह देखिए, जब मेला और उत्साह होता है, कौतिक होती है, हमारे पहाड़ों में कौतिक कहा जाता है इसे। जब उत्साह और मेला हो 400 पार का, तो पब्लिक जश्न में दिखनी चाहिए, लेकिन पब्लिक बिल्कुल साइलेंट मोड में है। दिस मीन्स पब्लिक के मूड जो है वो किसी और करवट बदला है। और चूंकि मैं एडीआर से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ये बात बड़े दम से जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू जो एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट पे लड़ा, अभी ईवीएम पे जो इशू लड़ रही है, इन इश्यूज ने कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के चेहरे को उजागर किया है। जो पारदर्शिता की बात होती थी, जो बात होती थी कि ब्लैक मनी जो हम जो उसको खत्म करना चाहते हैं लेकिन नहीं हुआ, ये और इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस को जो जिस तरीके से एक तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है, नजर आया है। किसानों के आंदोलन को अगर आप देखें तो किसानों के आंदोलन, या बेरोजगारों के आंदोलन, या पहलवानों के आंदोलन, या मणिपुर में जो घटना थी जो महिला के साथ अभद्रता। ध्यानी जी, ये चीजें केवल उंगलियों पर गिनाने के लिए है, उंगलियों पर गिनाने के लिए, कि इनका कोई असर वसर दिख रहा नीचे भाई? कि ये असर है, क्योंकि खासकर उत्तराखंड, क्योंकि मैं उत्तराखंड स्टेट कोऑर्डिनेटर हूं और उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, मैं यहाँ देख रहा हूं कि अंकिता भंडारी का इशू बहुत बड़ा है।
जिस पर जो यहाँ सत्ताधारी दल है उसने कुछ नहीं किया, तो उसके प्रति एक आक्रोश और वो बहस में बड़ा मुद्दा है और उस पर चर्चा हो रही है। बाकायदा राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे हैं। अभी आज तक का आपके शो यहाँ आज तक का एक बहुत बड़ा शो है और मैंने ये देखा कि वहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए थे दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के, और एक युवा यहाँ टीवी का बैठा हुआ था। प्रत्याशी, आप आश्चर्य करेंगे, बैसाखी वाले जो प्रवक्ता थे वो थे राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता थे दोनों पार्टियों के, लेकिन वहां से प्रत्याशी नदारत थे। प्रत्याशी जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ठीक है ध्यानी साहब, ज्यादा वक्त नहीं, एक छोटा सा जवाब मैं चाहता हूं शर्मा जी से। शर्मा जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे मुंह उठाए हुए हैं जमीन पर, जैसे ध्यानी जी कह रहे हैं, दिख रहे हैं। कांग्रेस तो खैर अपने आप चले रहा उसका मामला कि भाई 150 पे आप आ जाओगे, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे भी इस चुनाव में। अब केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव नहीं है, ऐसा लोग बता रहे हैं। शर्मा जी जल्दी से, बहुत जल्दी, मेरे पास अब केवल मैं माफी चाहूंगा, बाहर बहुत ज्यादा शोर है, थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी। देखिए, हम लोग अपने विकास के मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 10 साल के अपने काम को लोगों को दिखा रहे हैं और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत किया है। इन दोनों के आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे देश का मान सम्मान, हमारी संस्कृति का मान सम्मान बढ़ाना, ये हमने काम किया है और हम करते रहेंगे। और जो विपक्ष जिस तरीके से इकट्ठा हुआ है और भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, उस समय भ्रष्टाचार पे वार कर रहे थे, हम भ्रष्टाचारियों पे वार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं, उनसे हम लोग वसूली कर रहे हैं। अब सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ठीक है, विरोध कर रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ। नवेद भाई, छोटा सा टिप्पणी, वो कह रहे हैं उस बार भ्रष्टाचार पे वार था 14 में, अब 24 में भ्रष्टाचारियों पर वार। ये ठीक बात कही शर्मा जी ने। भाजपा इस मुद्दे पे लड़ रही है, बात सही है। भाजपा के पास बहुत ताकत है। एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने बिल्कुल उल्टी गंगा बहा दी, लेकिन उसको चिपका दिया, ये बात सही है। दूसरा, उनके पास राम मंदिर है, उसके पास फ्री की योजनाएं हैं, ये उनके पास में ताकत है, जनाधार भी है। लेकिन अब से 6 महीने पहले मेरे जैसे आम इंसान ये सोच रहे थे कि विपक्ष जिस तरीके से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के शिकन पे पसीना ले आएगा, जिस तरीके से विपक्ष पूरे तरीके से एकजुट ना हो पाया, नीतीश अलग हो गए, यहाँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह जयंत अलग हो गए, फिर भाजपा की गोद में चले गए, तमाम इस तरह के कई नेता जो हैं वो इंडिया में नहीं आ पाए। बहन जी की उम्मीद थी कि बहन जी भी आ जाएंगी, यानी बसपा भी इंडिया में आ जाएगी। ये सब ना होने की वजह से कठिन लग रही है ये, मतलब ये डगर जो है मुझे लग रहा है विपक्ष की कठिन लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं राम मंदिर का भी अंडर करंट मुझे लग रहा है कि माहौल है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। दूसरी बात ये कि मुख्य मुद्दे जो हैं, जो मैंने कहा, मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, महंगाई, बेरोजगारी, और ये जिस तरीके से मैंने शुरू में जिक्र किया था कि संविधान को बचाना, ये सारी चीजें का जमीन पे होती और सारा विपक्ष इकट्ठा होता तो हम ये कह सकते ठीक है कि ठीक है। नवेद भाई, अंतिम टिप्पणी के लिए आलोक जी, बहुत सीमित 20 सेकंड प्लीज। आलोक जी, अभी जैसे पैनलिस्ट बता रहे थे कि 3 मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार या जो भी है, ये सारे मुद्दे इतने प्रमुख स्थान ले चुके हैं, तो मेरा मानना है कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही तय करेगी। और जो एक तरफा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आधे वोट मिले थे, बिल्कुल गलत है, 37% वोट मिले थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वो जो बेरोजगार जो 10 साल रह चुके हैं, उनका भी देखना है कि वो किस तरीके से अपना वोट देते हैं। कुल मिलाकर बयानों का खोखलापन और वादों की गंभीरता, ये ज्यादा इस बार परखी जाएगी। बहुत शुक्रिया आलोक जी, मनोज ध्यानी जी, नवेद सिको साहब, खेमचंद शर्मा, शैलज सिंह, संजय सिंह और ढेर सारे हमारे करोड़ों दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, अपना प्यार देते हैं। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार मुद्दा होना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे होने चाहिए, लेकिन पहले चरण में ये देखने में आ रहा है जो राष्ट्रीय मुद्दे हर चुनाव में होते थे, जैसा नवेद सिको ने कहा, अब बहुत सारे स्थानीय मुद्दे, जैसे उत्तराखंड में अग्निवीर का मुद्दा है, पहाड़ का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो जाति, कुनबे जाति पंचायत, वो एक बड़ी दिक्कतें हैं। इसी तरह के देश में अन्य भागों में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो क्या ये मिक्स चुनाव होने जा रहा है, ये जनता ही तय कर सकती है और वही बता सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।